हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 86 यानी कि 86 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 87 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, तुलसीदास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? आप सभी को पता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो वो थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह जहांगीर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर से ही एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे, तो अकबर के समकालीन सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी अकबर की बात आती है तो अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। और कहाँ पर किया गया था? पंजाब के कालानौर में। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, तो बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1560 में। उसके बाद अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था और अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली थी? तो वो मिली थी 1562 में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको कब समाप्त किया गया था? तो उसको समाप्त किया गया था 1563 में। उसके बाद आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो वो की थी 1564 में। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था, तो वो किया था अकबर ने। और कब किया था, डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो जजिया कर की समाप्ति अकबर द्वारा 1564 में की गई थी। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1582 में। और एकमात्र हिंदू बीरबल था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकारा हुआ था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर द्वारा इलाही संवत, जिसको इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है, उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1583 में उसकी शुरुआत की गई थी। और अकबर द्वारा अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था? तो अकबर द्वारा अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के विरुद्ध किया गया था। और कब किया गया था? 1601 में। और लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज लेड बाई। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भारत पर जो पहला आक्रमण किया गया था वो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था और कहाँ पर किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। भारत के सिंध जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है तो पहला आक्रमण किया गया था। और उस समय सिंध का राजा कौन था? तो वो था दाहिर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी लोगों द्वारा जो तो हमारे इंडिया पर आक्रमण किए गए थे वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो था तैमूर। तैमूर के द्वारा जो तो भारत पर कब आक्रमण किया गया था और उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो तैमूर के द्वारा 1398 में हमारे इंडिया पर आक्रमण किया गया था। और उस समय दिल्ली पर किसका शासन हुआ करता था? दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था। और तुगलक वंश का कौन सा राजा उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था? तो उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि महमूद गजनी ने भी भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद गौरी को आप कैसे भूल सकते हैं? मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण जो है तो भारत पर किया था 1175 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मोहम्मद गौरी ने ही तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध ये भी लड़ा हुआ था। और किसके साथ लड़ा हुआ था? तो ये लड़ा हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था तो वो हुआ था 1191 में। और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। जबकि तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और मोहम्मद गौरी के ही द्वारा चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस दिल्ली सुल्तान के समय मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया हुआ था हमारे इंडिया पर। तो कौन उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर के 1306 तक मंगोलों ने 6 बार जो है तो हमारे इंडिया पर आक्रमण किया हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आप सभी को पता है कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले बंगाल की बात आती है। तो बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था, तो वह किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो वह किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भारत का यानी कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो जब भी बात आएगी, भारत की बात आएगी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत का यानी कि इंडिया का पहला वायसराय किसे बनाया गया? तो पहला वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत का भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पहला पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया माउंटबेटन को। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, हु इज एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। तो कौन स्थानीय स्वशासन अधिनियम से संबंधित थे? तो कौन जो है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट से संबंधित थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो लॉर्ड रिपन है, ये इंपॉर्टेंट वाइसराय थे, ये आप कह सकते हैं। अब इनका टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है। इनका टाइम पीरियड 1880 से लेकर के 1884 तक था, यानी कि इनका कार्यकाल 1880 से लेकर के 1884 तक था। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे लोकप्रिय वाइसराय कौन थे? तो भारत में सबसे लोकप्रिय वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन। अब इनको लोकप्रिय क्यों कहा जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब इन्होंने ऐसा क्या क्या काम करवाए हुए थे जिससे इनको जो है तो भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय वाइसराय का दर्जा दिया गया? तो देखो, इन्होंने सबसे पहले 1881 में इन्होंने पहली जो है तो नियमित जनगणना चलाई हुई थी हमारे इंडिया में। फिर उसके बाद 1882 में इन्होंने हंटर कमीशन लाया, और जो हंटर कमीशन था यह शिक्षा संबंधित था, ये भी आपको पता चल गया। 1882 में ही इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया हुआ था, ये भी आपको पता चल गया। तो इन कामों की वजह से इनको भारत में सबसे लोकप्रिय वाइसराय का दर्जा दिया गया था। और इनके ही काल में एक घटना हुई थी, वो है इल्बर्ट विल विवाद। और वो कब हुई थी? डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो हुई थी 1884 में, 1884 में। और इसके बाद जो है तो लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र भी दे दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि भारत में सबसे लोकप्रिय वाइसराय का दर्जा दिया जाता है लॉर्ड रिपन को। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत में सबसे अलोकप्रिय वाइसराय किसे कहा जाता है, तो अलोकप्रिय वाइसराय का दर्जा किन्हें दिया गया है? तो चलो मैं ही आपको बता दूं कि भारत में सबसे अलोकप्रिय वाइसराय का दर्जा लॉर्ड कर्जन को दिया गया है। किसको दिया गया है? लॉर्ड कर्जन को। अब इनको सबसे अधिक अलोकप्रिय वाइसराय का दर्जा क्यों दिया गया है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। ओके, अच्छा, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी अगर बात करें, जैसे कि ऑप्शन सी में है डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी से भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं। तो सबसे पहले इनका टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है। इनका टाइम पीरियड 1848 से लेकर के 1856 के बीच में था। इनके बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि आधुनिक भारत के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो वह लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने ही राज्य हड़पने की नीति, जिसको व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है, ये चलाई हुई थी। अब ये राज्य हड़पने की नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत ये था क्या? तो इसके तहत क्या था? इसके तहत देसी शासकों से दत्तक पुत्र यानी कि गोद लेने का अधिकार जो है तो छीन लिया गया था। और छीन लिया गया था तो इसके तहत इन्होंने बहुत से राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। तो सबसे पहले इन्होंने सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, इसको अपने राज्य में मिलाया, यानी कि इस राज्य को इन्होंने हड़प लिया था। और कब हड़पा था? डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1848 में। उसके बाद इन्होंने जैतपुर हो गया और संभलपुर हो गया, यह उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं, इनको 1849 में अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश के बघाट एरिया को भी इन्होंने 1850 में अपने एरिया में मिला लिया।
और 1850 में ही इन्होंने सिक्किम को भी अपने एरिया में मिला दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ जो कि आपने ध्यान में रखनी है। 1852 में इन्होंने मध्य प्रदेश के उदयपुर, पंजाब और बर्मा को भी अपने राज्य में मिला लिया था। कब मिलाया गया था? 1852 में। झांसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झांसी को इन्होंने अपने एरिया में कब मिलाया, अपने राज्य में कब मिलाया? 1853 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, नागपुर, तो महाराष्ट्र में है नागपुर, तो नागपुर को इन्होंने अपने राज्य में कब मिलाया, यानी कि नागपुर को इन्होंने कब जो है तो अपने राज्य में हड़प लिया था? तो 1854, 1854 में। ये डेट्स देखो बहुत बार एग्जाम में बन जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश के बघाट को कब जो है तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत के सिद्धांत के चलते अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो इस तरह से डेट्स आपसे पूछी जाती हैं कि 1850 में बघाट को इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है। और अवध का भी विलय किया गया था 1856 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इन्होंने कुछ एक अच्छे काम भी करवाए हुए थे। तो अच्छे कामों की अगर बात करें तो 1853, 1853 में पहली रेल लाइन चलाई गई थी और ये इसी के शासनकाल में चलाई गई थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जिसने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ था? 33.8 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ था। ये भी आपको पता चल गया। 1854 में ही इन्होंने दूसरी रेल लाइन चला दी, ये भी आपको पता चल गया। पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इसी के शासनकाल में आया हुआ था। डाक टिकट का प्रचलन भी इसी के निर्माण में हुआ। PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुई थी, ये भी आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में चलाई गई थी, वह किसके काल में चलाई गई थी? तो वह लॉर्ड डलहौजी के ही काल में चलाई गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के शासनकाल में 1854, 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा वुड डिस्पैच, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो भी लाया गया था। और ये किससे संबंधित था? तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे काम किसके शासनकाल में हुए थे? तो वो हुए थे लॉर्ड डलहौजी के काल में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let'sPrepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, तो वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? अभी कल ही हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था और उस क्वेश्चन में मैंने आपको टोटल जो वायुमंडलीय परतें होती हैं, जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ था सबसे नीचे कौन सी परत होती है, तो वो होती है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभमंडल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी हमने कल डिस्कस किया हुआ था वो आज भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, रिवाइज की हैबिट आपको डालनी ही पड़ेगी, तभी आपके जो कंसेप्ट हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे। तो देखो, ये है सबसे नीचे अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये है पृथ्वी का सरफेस है। इसके ऊपर कौन सी परत आती है? तो सबसे पहली परत आ जाती है क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर से हमने बहुत से क्वेश्चंस देखे हुए थे, जैसे कि वायुमंडलीय घटनाएं हो गई, मौसमी घटनाएं हो गई, तो वह कहाँ पर होती हैं? ट्रोपोस्फियर में होती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व वाली परत कौन सी है? तो वह है ट्रोपोस्फियर। और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर आ जाती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो वह हमें समताप मंडल में देखने को मिलती है। और ओजोन लेयर करती क्या है? तो यह पृथ्वी पर जो है तो अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में जो है तो हवाई जहाज वगैरह भी उड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर कौन सी परत होती है? तो वो होती है मेजोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल। और मध्यमंडल के ऊपर कौन सी परत होती है? तो वो होती है आयनमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है या फिर आयनोस्फीयर कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैटेलाइट्स वगैरह किस परत में छोड़े जाते हैं? तो वह थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर परत में ही छोड़े जाते हैं। और सबसे बाहर कौन सी परत होती है? तो वो होती है एक्सोस्फीयर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये टोटल की 5 परतें मैंने आपको यहाँ पर फिर से बता दी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। आप बाकी आपको करना क्या है, आपको रिवाइज की हैबिट जरूर डालनी है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, द हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, तो पृथ्वी का उच्चतम स्तर क्या है? अभी देखो, हमने यहाँ पर देखा था वायुमंडलीय जो परतें हैं, तो ये थी हमारी पृथ्वी की ये थी सरफेस। तो यहाँ पर हमने वायुमंडलीय परतें यानी कि पृथ्वी के ऊपर वाली परतें देखी हुई थी। अभी हम इस क्वेश्चन में जो पृथ्वी के नीचे परतें होती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, द हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, तो पृथ्वी का उच्चतम स्तर क्या होता है?
तो उच्चतम स्तर कौन सा है? तो वह है सियाल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये सियाल किस तरह से है? तो ये है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का ये है सरफेस है। तो इसके नीचे है 3 परतें। अब वो 3 परतें कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ऊपर आ जाती है क्रस्ट। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रस्ट। और क्रस्ट ये जो परत होती है यह किस किस से मिलकर बनी होती है? तो यह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इस परत को सियाल परत कहा जाता है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का उच्चतम स्तर क्या है? तो वो हो जाएगा सियाल। अच्छा, सियाल से नीचे कौन सी परत है? तो वो हो जाती है सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि यह वाली परत जो है तो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इस परत को कहा जाता है मेंटल। क्या कहा जाता है? मेंटल परत। और ये जो सबसे लास्ट वाली परत है इसको कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है? कोर। और ये किस किस से मिलकर बनी होती है? तो यह निकल, यह निकल और आयरन से मिलकर के बनी होती है। निकल और आयरन से मिलकर बनी होती है। तो ये तीनों की तीनों परतें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, सेंटर वाली परत को मेंटल, और जो बिल्कुल लास्ट में है उसको कोर कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। वोल्केनिक एक्टिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ज्वालामुखीय गतिविधि किसके निर्माण को अभिप्रेरित करती है? तो यह किसके निर्माण को अभिप्रेरित करती है? तो यह क्रेटर लेक्स, क्रेटर झीलों के निर्माण को अभिप्रेरित करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हमारे इंडिया में एकमात्र एग्जाम्पल कौन सा है क्रेटर झील का? तो वो कौन सी है? तो वह है लोनार झील, लोनार लेक। ये कहाँ पर है? कौन से स्टेट में है? तो यह है महाराष्ट्र स्टेट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। मैन पास्ट फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन दी। तो मानव भोजन एकत्रीकरण अवस्था से भोजन उत्पादन अवस्था में कब आया था? यानी कि पहले क्या करता था? पहले मानव जो है तो भोजन को एकत्र करता था। बाद में मानव ने क्या किया? मानव ने भोजन को का उत्पादन जो है तो शुरू कर दिया। तो वह कब किया था? कौन सी एज में किया था? तो वो किया गया था न्यूलिथिक एज, यानी कि नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पाषाण काल की बात आई है, तो पाषाण काल इसका मतलब क्या है? तो जिस काल में मानव द्वारा अपने जीवन के उपयोग के लिए पत्थर का यूज किया जाता था, तो उस काल को कहा जाता था पाषाण काल। ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल की बात आई है, तो नवपाषाण काल से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि न्यूलिथिक एज में कुछ एक महत्वपूर्ण स्थल थे और उन स्थलों से क्या क्या खोजा गया है वो यहाँ पर पूछा जाता है। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो वह है कश्मीर में एक जगह। तो बुर्ज होम से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमें गर्तवास के प्रमाण मिले हैं और मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी प्रमाण यहीं से मिला है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कोल्डिहवा, जो कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमें चावल के प्रमाण मिले थे। क्या मिले थे? चावल के प्रमाण। तो ये हमें नवपाषाण काल के कुछ एक महत्वपूर्ण स्थल हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नवपाषाण काल में कुछ एक खोजें की गई थी जो कि आपको पता होने चाहिए। तो नवपाषाण काल में ही एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की खोज की गई थी, पहिए की खोज की गई थी, विधिवत पशुपालन यहीं से शुरू हो गया था, समाज का जो स्थायी निवास यहीं से प्रारंभ हो गया था। तो ये कुछ एक खोजें जो है तो कहाँ से की गई थी? नवपाषाण काल में हो गई थी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। विच कंटेन्स द गायत्री मंत्र। तो किसमें गायत्री मंत्र है? आप सभी को पता है कि गायत्री मंत्र की रचना जो है तो ऋग्वेद में की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद से संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। अच्छा, ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं, यानी कि टोटल अध्याय कितने हैं? तो वो हैं 10। ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं, यानी कि टोटल मंत्र कितने हैं? तो वो हैं 1028 सूक्त। ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं, तो वह हैं 10 मंडल। इसमें जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है वह सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आने की संभावना है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये जो 10 मंडल मैंने आपको बताए, इसमें जो तीसरा मंडल है, तो तीसरे मंडल में किसकी चर्चा की गई है? तो यही आपसे पूछा गया था। इसी में जो तो गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। और गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इन्हीं 10 मंडल में जो सातवें वाला मंडल है, तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? दशराग्य युद्ध के बारे में यहाँ पर वर्णित किया गया है। जो 9वां मंडल है, इसमें सोम देवता जो हमारे वनस्पति के देवता हैं उनके बारे में कहा गया है। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था यानी कि जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
इनके बारे में कहा गया है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, तो ये हमने ऋग्वेद के बारे में देखा। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी वेद हैं, टोटल जो है तो 4 वेद हैं, आप सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऑप्शन बी में है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है तो क्या कहा गया है, तो यज्ञ की विधियों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो वो किया गया है यजुर्वेद में। और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि कौन से वेद में कौन से वेद की रचना दोनों गद्य और पद्य में है, तो वो यजुर्वेद की रचना जो है तो दोनों गद्य और पद्य में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी में है सामवेद। तो सामवेद इसी को जो है तो संगीत का वेद या फिर 7 सुरों का वेद कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और वेद बच गया जिसको कहा जाता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादू टोने की बात कही गई है, वशीकरण की बात कही गई है, विवाह हो गया, मृत्यु हो गया, इन सभी की बात किस में कही गई है, तो वो कही गई है अथर्ववेद में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर वेदों के बारे में देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा एट डियर पार्क इन सारनाथ इज कॉल्ड। तो सारनाथ में डियर पार्क में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखो महात्मा बुद्ध के कुछ एक घटनाएं हैं जिनको प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म की घटना को किस प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, तो जन्म की घटना को कमल और सांड के रूप में दिखाया जाता है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग, जब उन्होंने घर छोड़ा था, तो गृह त्याग को किस घटना के रूप में दिखाया जाता है, किस प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, तो वो दिखाया जाता है घोड़े के प्रतीक चिन्ह के रूप में। उसी तरह महात्मा बुद्ध के ज्ञान को किस प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, तो वह पीपल के वृक्ष के रूप में दिखाया जाता है, बोधि वृक्ष के रूप में दिखाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण को किस प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, तो वह पद चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किस प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, तो स्तूप के रूप में दिखाया जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध की कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस है, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर, यानी कि नेपाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था माया देवी, जबकि इनका जो लालन पालन है वह किया गया था प्रजापति गौतमी के द्वारा। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल, ये भी आपको पता चल गया। अब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम है कंथक, ये आपको पता चल गया। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं उनको किस ग्रंथ में जो है तो वर्णित किया गया है, तो उसको जातक ग्रंथ में दिखाया गया है, ये भी आपको पता चल गया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा कहा गया था, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड के द्वारा बताया गया था, ये भी आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो गंधार कला का संबंध जो है तो बौद्ध धर्म से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किन के बारे में देखे, तो हम महात्मा बुद्ध के बारे में देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थी हमारी कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।